गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 6। देखिए पहला प्रश्न, रियासतों से संबंधित समस्या का समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न बहुत सिंपल है। 4 ऑप्शन है। 5 जुलाई 1947, 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949 और 1 नवंबर 1956। बताइए, रियासती विभाग की स्थापना बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जुलाई 1947। ध्यान दीजिए, 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासती विभाग का गठन किया गया था। इस भारतीय रियासती विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम यहाँ सेक्रेटरी की बात करें कि यहाँ रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया था, तो रियासती विभाग का जो सचिव बनाया गया था वो वीपी मेनन को बनाया गया था। वीपी मेनन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय रियासती विभाग का गठन कब किया गया था? डेट ऊपर दे रखी है, 5 जुलाई 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और इसका सचिव किसे बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया था। अब जो 3 ऑप्शन है इनकी भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को जो हमारा प्रथम चरण था एकीकरण का, जिसे हम कहते हैं मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को। अर्थात हम कह सकते हैं कि 18 मार्च 1948 को एकीकरण का प्रारंभ हो चुका था। एकीकरण का प्रारंभ बताइए कब हुआ? 18 मार्च 1948 को हुआ था, जिसमें प्रथम चरण मत्स्य संघ का इसी दिन उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं 30 मार्च 1949। इस दिन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इस दिन मनाया गया था चतुर्थ चरण का उद्घाटन हुआ था। और चतुर्थ चरण की अगर हम बात करें तो इसे नाम दिया गया था वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 को लगभग सभी रियासतों का जो एक तरीके से विलय है वो कर लिया गया था, है ना, कुछ रियासतों को छोड़कर। तो इसी वजह से 30 मार्च को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से 30 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को सातवां चरण कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अंतिम चरण, है ना। प्रथम चरण तो बताइए 18 मार्च को हुआ था और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर हम बात करें 1 नवंबर 1956 को सभी रियासतों का एकीकरण हो गया था, है ना। कुछ जो थोड़ा बहुत एरिया बच भी रहा था, सिरोही का एरिया या अजमेर मेरवाड़ा का एरिया, है ना, तो ये सभी यहाँ पर क्या हो गया था? विलय हो चुका था। संपूर्ण राजस्थान का विलय हो चुका था, इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व है
वो कब आया था बताइए? 1 नवंबर 1956 को आया था। इसीलिए 1 नवंबर को, ध्यान रखिए, इसीलिए 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए वापस से मैं रिकॉल करता हूँ ए ऑप्शन से लेकर, क्योंकि रियासती विभाग की स्थापना पूछी है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को ही भारतीय रियासती विभाग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। क्लियर। सेकंड ऑप्शन 18 मार्च 1948, इसी दिन मत्स्य संघ का प्रारंभ हुआ था, प्रथम चरण का गठन किया गया था और हम कहें कि एकीकरण की स्टार्टिंग हो चुकी थी, है ना। राजस्थान को एक सूत्र में बांधने का कार्य प्रारंभ हो चुका था 18 मार्च 1948 को। 30 मार्च को चौथा चरण हुआ और लगभग पूरे राजस्थान को एकीकृत कर दिया गया था, कुछ रियासतों को छोड़कर, है ना। तो कुछ हिस्से रह गए थे जिनको एकीकरण नहीं कर पाए, हमने उनका एकीकरण किया था लास्ट में 1 नवंबर के दिन। अब सुनिए दोनों तिथि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है ना। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च के दिन। और 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस, क्योंकि इस दिन राजस्थान की स्थापना हो चुकी थी, राजस्थान स्थापित हो चुका था, या कहें कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आ चुका था। जैसा आज दिख रहा है ऐसा दिखा था 1 नवंबर 1956 को। क्लियर। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न कि राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले क्या पूछा गया है। इसमें पहले पूछे गए हैं, पहले तो पूछे गई है रियासत, है ना, और उसके बाद में पूछा गया है ठिकाना। जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करके पूछे तो ये ध्यान देना है कि पहले क्या पूछा गया है। अब चूंकि इसमें पहले रियासत पूछी गई है तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो देखते ही कट हो जाएंगे, क्योंकि ए पे क्या दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है। हम जानते हैं रियासतें कितनी है, 19 रियासतें हैं राजस्थान में ना। उस समय 19 रियासतें थी एकीकरण के समय। अच्छा अब बात आती है कि 19 इसमें भी है 19 और इसमें भी है ना। तो ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ से कितने और कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। क्लियर। सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियासतों की। रियासतों में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनको एक साथ लिख देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? प्राचीन रियासत पूछी जा सकती है आप लोगों से। या आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि राजस्थान की सबसे
नवीन रियासत कौन सी थी? नवीन रियासत कौन सी थी? 4 महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत अगर आपसे पूछा जाए तो हमें बताना है मारवाड़। मारवाड़ जो रियासत थी वो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। अगर मारवाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होता है? जोधपुर बताएंगे, जोधपुर। ठीक है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत बताइए कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा रियासत राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। सबसे प्राचीन मेवाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो क्या मिलेगा? उदयपुर मिलेगा। क्लियर। आपसे पूछा जाए कि बताइए राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, तो हम बताएंगे झालावाड़। झालावाड़ जो रियासत थी वो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। इसके अलावा और भी प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा कौन सी? टोंक रियासत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं रियासतों के संदर्भ में। ठीक है। अच्छा, रियासतों के संदर्भ में और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, मैं यहाँ एक प्रश्न और लिख देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी दो रियासतें या ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रियासतें थी, ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनको तोप की सलामी देने का अधिकार नहीं था। आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनको तोप की सलामी देने का अधिकार नहीं था, ध्यान रखिए। तो 2 रियासतें थी ना, ऐसी कितनी रियासतें थी? 2 रियासतें थी। कौन कौन सी? एक तो थी शाहपुरा, है ना, भीलवाड़ा वाला शाहपुरा, और एक किशनगढ़। किशनगढ़ 2 रियासतें ऐसे थी जिनको तोप की सलामी देने का अधिकार नहीं था, है ना। वैसे तो लगभग सभी रियासतों को तोप को सलामी देने का अधिकार था। ध्यान रखिए, जो ठिकाने थे 3 ठिकाने, इन तीनों ठिकानों में से किसी भी ठिकाने को तोप की सलामी देने का अधिकार नहीं था। ठीक है। तो सामान्य से रियासतों को लेकर तो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ठिकानों की। देखिए, अगर हम बात करें ठिकानों की तो बताइए कितने ठिकाने थे? कुल मिलाकर 3 ठिकाने थे। सबसे पहले हम बात करें पहला ठिकाना, तो पहला ठिकाना था नीमराणा। नीमराणा कहाँ पड़ता है? अलवर रियासत में पड़ता था। अलवर में पड़ता था। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। देखिए, अलवर। अगर हम यहाँ ठिकानेदार की बात करें, मैं इधर लिख देता हूँ ठिकानेदार। इसके जस्ट सामने ठिकानेदार लिख देता हूँ। तो नीमराणा का जो ठिकानेदार था वो था राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह। ठीक है।
अब हम बात करते हैं दूसरे ठिकाने की। लावा। लावा की हम बात करें तो ये पड़ता था जयपुर रियासत में। ठीक है, वर्तमान में लावा टोंक में पड़ता है, ध्यान रखिए, है ना। यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? यहाँ के ठिकानेदार थे वंश प्रदीप सिंह। कई जगह आपको ये वंश प्रदीप सिंह भी दिख जाएगा, एक ही बात है ना। देखो ऊपर वाले नीमराणे वाले को ध्यान रखेंगे, राज से नीमराणा में जो रा आ रहा है उसी से हम ध्यान रख लेंगे राव राजेंद्र सिंह। लावा में जो वह आ रहा है इससे हम ध्यान रखेंगे वंश प्रदीप सिंह। क्लियर? अच्छा, लावा की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए लावा सबसे छोटा ठिकाना था। सबसे छोटा ठिकाना था। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट 3 नंबर के ठिकाने की तो तीसरा ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत में आता था, बांसवाड़ा रियासत में। ठीक है, और यहाँ के जो ठिकानेदार थे वो थे राव हरेंद्र सिंह। राव हरेंद्र सिंह। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कुशलगढ़ ठिकाने की तो कुशलगढ़ ठिकाना ध्यान रखिए यह सबसे बड़ा ठिकाना था। सबसे बड़ा ठिकाना कौन हो जाएगा? कुशलगढ़। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? लावा। देखो लावा में अक्षर भी कितने आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं। सबसे कम अक्षर किस में ही है? लावा में, इसलिए सबसे छोटा कौन हो जाएगा? लावा हो जाएगा। कुशलगढ़ के जो ठिकानेदार थे वो थे राव हरेंद्र सिंह। देखो बांस कैसा होता है? बांस हरा होता है ना। बांस कैसा होता है? हरा होता है। तो इससे हम याद करेंगे हरेंद्र सिंह बांसवाड़ा के, यानी कि कुशलगढ़ ठिकाने के जो ठिकानेदार थे वो कौन थे? राव हरेंद्र सिंह थे। ठीक है, तो ये ठिकाने से संबंधित प्रश्न हुए। या तो ठिकानेदार पूछा जाता है या पूछे जाता है कि कौन से ठिकाने थे, है ना। कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, है ना। तो नीमराणा, लावा, कुशलगढ़, ये 3 ठिकाने आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था, सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसके मैं यहाँ जिक्र कर लेता हूँ। एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। जिसका नाम क्या था बताइए? केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। अगर हम अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो ध्यान रखिए कि यह सी श्रेणी का ठिकाना था। सी श्रेणी का ठिकाना था, पहली बात, है ना। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बता सकते हैं कौन से श्रेणी में आता था? तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जबकि जो राजस्थान है, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। 20 श्रेणी का राज्य था, इस बात को ध्यान रखिए। हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था, सी श्रेणी का ठिकाना था। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अजमेर मेरवाड़ा की। अजमेर मेरवाड़ा की अपनी स्वतंत्र विधानसभा थी, मैं लिख भी देता हूँ। इसकी अपनी स्वतंत्र विधानसभा थी, विधानसभा थी। जिसे क्या कहा जा सकता था? जिसे धार सभा कहा जाता था।
धार सभा कहा जाता था। ठीक है, धार सभा और कई जगह ये आपको धारा सभा भी मिल जाएगा, एक ही बात है दोनों, है ना। इसकी एकमात्र विधानसभा थी, अपनी स्वतंत्र विधानसभा थी, जिसका नाम था धार सभा। इस धार सभा में कितने सदस्य थे? तो कुल मिला के ध्यान रखिए, इस धार सभा में 30 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। अगर हम अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। बहुत महत्वपूर्ण है ये नाम, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो इस प्रश्न से संबंधित हमारे जितने भी ऑप्शन थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। रियासतों से संबंधित हमने बात कर ली, 19 रियासतें, जिनमें सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, प्राचीन रियासत मेवाड़ और नवीन रियासत झालावाड़। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, ध्यान रखिएगा। और ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनको तोप की सलामी देने का अधिकार नहीं था? शाहपुरा और किशनगढ़। अगर आपसे पूछा जाए रियासतों में कि बताइए जाट रियासत कौन सी थी, तो जाट रियासतें 2 थी, ध्यान रखिए। कितनी रियासतें थी? 2 रियासतें थी, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। ठीक है, 2 रियासतें जाट रियासतें थी, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो संभावित प्रश्न इतने ही थे यहाँ से। और इसके बाद में हमने ठिकानों की बात करी तो नीमराणा, लावा, कुशलगढ़ 3 ठिकाने, और इनके ठिकानेदार हमने बता दिया आपको। नीमराणा के रा से ध्यान रखना है राव राजेंद्र सिंह, लावा के वै से ध्यान रखना है वंश प्रदीप सिंह, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है तो बांसवाड़ा होता है तो हरेंद्र सिंह। ठीक है, और कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था तो लावा सबसे छोटा ठिकाना था। केंद्र शासित प्रदेश में अजमेर मेरवाड़ा शीर्ष रहने का ठिकाना था, जिसकी अपनी स्वतंत्र विधानसभा थी, ध्यान रखिए, इसकी अपनी स्वतंत्र विधानसभा थी, जिसे धार सभा या धारा सभा कहा जाता था, और इसमें कुल 30 सदस्य थे। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, बताइए एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? ए ऑप्शन 18 मार्च 1948, बी 25 मार्च 1948, सी 18 अप्रैल 1948 और डी ऑप्शन 30 मार्च 1949। देखिए, अगर हम मत्स्य संघ की बात करें तो इसका जो उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को किया गया था। 18 मार्च 1948 को बताइए कौन सा चरण? प्रथम चरण। नाम क्या बताया? तो इसका नाम था मत्स्य संघ। अगर हम बात करें 25 मार्च की तो 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण का उद्घाटन हुआ था। और द्वितीय चरण का नाम बताइए क्या था? द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। ठीक है, अगर हम बात करें 18 अप्रैल 1948 की तो 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण था, तृतीय चरण। और तृतीय चरण का नाम बताइए क्या था? तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की तो 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को था चतुर्थ चरण। बताइए कौन सा चरण? चतुर्थ चरण।
और चतुर्थ चरण का जो नाम था वो था वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। अब चूंकि उद्घाटन की बात चल रही है ना, तो हम सभी उद्घाटनकर्ता को एक साथ लिख देते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ उद्घाटनकर्ता, ताकि हम इनको क्रम से याद कर सकें। उद्घाटनकर्ता, जब भी मैंने आपको क्लास में बताया था, क्लास ली थी तब, तो मैंने आपको उद्घाटनकर्ता एक साथ याद भी कराए थे। मैंने कहा था कि 4 आप उद्घाटनकर्ता याद कर लीजिए और 4 प्रधानमंत्री याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि आगे तक जितने भी चरण हैं उसमें लास्ट वाला सेम रहेगा। अब सबसे पहले हम उद्घाटनकर्ता की बात करें तो हमने कहा था आपको गोडगिल चाचा पटेल। देखिए गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। तो गोडगिल से बताइए कौन हो जाएगा, NV गाडगिल, NV गोडगिल। प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गोडगिल थे, ठीक है, नरहरि विष्णु गोडगिल। दूसरे वाले के भी कौन थे, नरहरि विष्णु गोडगिल थे। गोडगिल चाचा, चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पटेल, पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिए, हमने कहा प्रश्न में कि एकीकरण के प्रथम चरण, इसमें तो केवल प्रथम चरण पूछा गया है, मत्स्य संघ, इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो डेट बतानी थी। हमने बताया 18 मार्च 1948, तो हमारा आंसर हो गया। अब हमने बाकी जितने भी चरण थे और जितने संभावित प्रश्न हो सकते हैं सभी की हमने एक साथ बात कर ली कि 25 मार्च 1948 था द्वितीय चरण का उद्घाटन। उद्घाटन किसने किया, NV गोडगिल के द्वारा। ध्यान रखिए प्रथम दोनों चरण जो हैं इन दोनों का उद्घाटन करने वाला सेम ही व्यक्ति था, नरहरि विष्णु गोडगिल, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें 18 अप्रैल 1948, सी ऑप्शन, तो ये तृतीय चरण का उद्घाटन हुआ था। तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान और इसका उद्घाटन किया था चाचा नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण यानी कि वृहद राजस्थान और इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो तीसरा प्रश्न हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों से कि जो प्रथम चरण है ना, इसका उद्घाटन स्थल कौन सा था, प्रथम चरण का उद्घाटन स्थल। तो इसका जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन स्थल, ध्यान रखिए, इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में किया गया था इसका उद्घाटन, ठीक है। अगर हम बात करें सभी के उद्घाटन स्थल की, मैं बात कर लेता हूँ। देखिए उद्घाटन स्थल तो इसका तो था लोहागढ़ दुर्ग में। अच्छा, अगर हम द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण यानी कि पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान का जो उद्घाटन स्थल था वो था कोटा, क्योंकि इसकी राजधानी भी क्या थी, कोटा थी, इसलिए कोटा में ही इसका उद्घाटन किया गया था। अगर हम बात करें तृतीय चरण, तृतीय चरण का जो उद्घाटन स्थल था वो था उदयपुर, क्योंकि इसकी राजधानी क्या थी, तृतीय चरण की राजधानी थी उदयपुर, ठीक है। अगर हम बात करें चतुर्थ चरण की, तो चतुर्थ चरण का जो उद्घाटन स्थल था वो था जयपुर, ठीक है।
अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, देखिए सिंपल सा, अब आपको ये तो ध्यान रखना ही कि क्योंकि कोटा कोई क्या थी, राजधानी थी, राजधानी भी क्या थी, कोटा थी। इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी उदयपुर थी। और अगर चतुर्थ चरण की बात करें वह राजस्थान की, तो इसकी भी राजधानी क्या थी, जयपुर थी। ठीक है, इस राजधानी के अंदर ही इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन ध्यान रखना है आपको, उद्घाटन स्थल के रूप में प्रथम चरण का ध्यान रखें। प्रथम चरण का जो उद्घाटन स्थल है वो लोहागढ़ दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। जबकि इसकी राजधानी जो थी, प्रथम चरण की जो राजधानी थी, अगर हम बात करें प्रथम चरण की जो राजधानी थी वो अलवर को बनाया गया था। राजधानी क्या थी, अलवर थी। ठीक है, जबकि उद्घाटन कहाँ हुआ है, उद्घाटन हुआ है लोहागढ़ दुर्ग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एकीकरण के चतुर्थ चरण यानी कि वृहद राजस्थान में 30 मार्च 1949 को प्रथम महाराज प्रमुख कौन बने। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, क्योंकि महाराज प्रमुख का जो प्रथम अगर हम बात करें तो जो पद सर्जित किया गया था वो चौथे चरण में ही किया गया था। और इस समय जो महाराज प्रमुख बने थे वो बने थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह की अगर बात करें तो महाराणा भूपाल सिंह को ध्यान रखना है, ये उदयपुर के नरेश थे। उदयपुर नरेश महाराणा भूपाल सिंह थे। और ध्यान रखना इस एकीकरण में एकमात्र अपाहिज शासक कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह थे। ठीक है, अब हम इनकी भी बात कर लेते हैं जो और ऑप्शंस हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल वृहद राजस्थान के क्या थे बताइए, उद्घाटनकर्ता थे, यानी कि इसी चरण के चतुर्थ चरण के। हीरालाल शास्त्री जो थे ये इसी चरण के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और हम बात करें मानसिंह दित्ते की, तो मानसिंह दित्ते कहाँ के थे, ये जयपुर नरेश थे। ध्यान रखना जयपुर नरेश मानसिंह दित्ते। तो जयपुर नरेश मानसिंह दित्ते क्या थे, राज प्रमुख थे। इनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था चतुर्थ चरण का। ठीक है, तो चौथा प्रश्न भी क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, एकीकरण के तीसरे चरण यानी कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी। तीसरे चरण की राजधानी पूछी इन्होंने। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर। संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी, उदयपुर थी। अब हम एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है इनमें अलवर अगर हम बात करें तो ये मत्स्य संघ की राजधानी थी। अलवर क्या थी, मत्स्य संघ की राजधानी थी। अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा थी पूर्व राजस्थान की राजधानी। अगर हम बात करें उदयपुर की तो हम बता ही चुके कि ये संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी। और जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर चतुर्थ चरण की राजधानी थी और बाद में लास्ट तक
ये राजधानी रही थी। अगर हम बात करें जयपुर में तो वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, और वृहद राजस्थान के बाद अगर हम बात करें तो संयुक्त वृहद राजस्थान, उसके बाद अगर हम बात करें हम राजस्थान संघ, और वर्तमान राजस्थान की राजधानी। देखिए जयपुर के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जयपुर वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ, इन सब की राजधानी के रूप में कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, तो मुख्य रूप से चतुर्थ चरण को ध्यान रखें, और चतुर्थ चरण के बाद जितने भी चरण आए उन सब की राजधानी क्या रही थी? जयपुर रही थी। तो राजधानियाँ भी आपको क्लियर हो गई सारी एक साथ। देखिए प्रश्न नंबर 6, द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? जैसा कि हमने पहले जिक्र कर ही लिया था कि स्टार्टिंग के दो चरण थे, उनके जो उद्घाटनकर्ता थे वो नरहरि विष्णु गौडगिल थे, एन.वी. गौडगिल। एन.वी. गौडगिल के बारे में हमने कहा कि ये एक तो प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के दोनों के क्या थे? उद्घाटन का इन्होंने किया था, उद्घाटनकर्ता। ठीक है, प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता भी कौन थे? एन.वी. गौडगिल थे, और द्वितीय चरण के उद्घाटनकर्ता भी कौन थे? एन.वी. गौडगिल थे। गौडगिल चाचा पटेल। अब हमने नेहरू की बात करी तो ये तृतीय चरण के उद्घाटनकर्ता गौडगिल चाचा पटेल, यानी कि ये थे चतुर्थ चरण के उद्घाटनकर्ता। ठीक है, लास्ट तक फिर यही रहे थे। तो स्टार्टिंग के 4 ही आपको ध्यान रखना है ना। उद्घाटनकर्ता कौन थे? चतुर्थ चरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न, एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? देखिए प्रधानमंत्री को याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, 100 गो माही याद कर लेना। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो शोभाराम कुमावत, ये थे प्रथम चरण के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबू शोभाराम कुमावत, क्योंकि प्रथम चरण का ही प्रश्न पूछा गया है। गोकुल लाल असावा के बारे में हम बात करें तो ध्यान रखिए ये द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री थे। अगर हम माणिक्यलाल वर्मा के बारे में बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा तृतीय चरण के प्रधानमंत्री थे। और अगर हम बात करें हीरालाल शास्त्री तो हीरालाल शास्त्री चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री थे। जो चतुर्थ चरण का रहेगा वो आगे तक सेम रहेगा, ध्यान रखिए, है ना। चतुर्थ चरण की अगर राजधानी होगी वो भी लास्ट तक सेम चलेगी। चतुर्थ चरण का जो प्रधानमंत्री रहेगा वो भी सेम चलेगा। चतुर्थ चरण का जो एक तरीके से राजधानी होगी वो भी सेम चलेगी। ठीक है, यानी कि राजधानी सेम चलेगी, प्रधानमंत्री सेम चलेंगे और उद्घाटनकर्ता भी सेम चलेगा। ठीक है, चतुर्थ वाले का। अब देखिए सबसे पहले हमने करी प्रथम चरण की,
तो प्रथम चरण के बताइए उद्घाटन कर प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे बाबू शोभाराम कुमावत। द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल आसावा। तृतीय चरण के कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा। और चतुर्थ चरण के कौन थे? चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इनको याद करने का सिंपल सा प्रॉब्लम बताया मैंने, याद कर लेना। सोगो माही, कौन सोगो? माही सोगो। देखिए, सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल आसावा, और माँ से माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल शास्त्री। ये प्रधानमंत्री की ट्रिक है, प्रधानमंत्री की ट्रिक है। ठीक है। इससे पहले हमने किसको किया था? उद्घाटनकर्ता को याद किया था, गोडगिल चाचा पटेल उद्घाटनकर्ता की ट्रिक थी। नेक्स्ट प्रश्न 8वां, निम्न में से किस रियासत का राजस्थान में विलय 2 सोपानों में या 2 चरणों में पूर्ण हुआ? तो इसका सिंपल सा आंसर है सिरोही। सिरोही रियासत का जो विलय है वो 2 भागों में किया गया था। एक तो छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया था और 7वें चरण में भी सिरोही का विलय किया गया था। छठे चरण में अगर हम बात करें तो सिरोही का जो आबू दिलवाड़ा क्षेत्र था वो बम्बई प्रांत को दे दिया गया था। बाद में इसको पुनः फैजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर 7वें चरण में मिला लिया गया था राजस्थान में। तो आबू दिलवाड़ा की अगर हम बात करें तो बताइए कौन से चरण में मिलाया गया? ये 7वें चरण में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा को भी 7वें चरण में मिलाया गया और सुनेल टप्पा को भी 7वें चरण में मिलाया गया। सातवें चरण में मिलाया गया। जबकि सिरोही की अगर हम बात करें तो सिरोही का कुछ क्षेत्र तो छठे चरण में और कुछ क्षेत्र 7वें चरण में मिलाया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक तो इसका विलय छठे चरण में हुआ और दूसरी बार इसका जो विलय है वो 7वें चरण में किया गया। तो कुल मिला के सिरोही का जो विलय है वो 2 चरणों में या 2 सोपानों में संपन्न हुआ था। क्लियर? 9वां प्रश्न है कि एकीकरण के समय किस शासक ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? ए जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने, बी बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने, सी बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने, और डी धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने। जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ध्यान रखिए। अगर हम जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह के बारे में बात करें तो इनका एक स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए जो कि काफ़ी फेमस है हनुमंत सिंह का। इन्होंने कहा था कि आज स्वाधीनता दिवस नहीं बल्कि शोक दिवस है। जब विलय पत्र पर ये साइन कर रहा था तो उस समय इन्होंने विलय पत्र पर साइन करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि आज हमारी स्वाधीनता दिवस नहीं है बल्कि क्या है, शोक दिवस है। क्योंकि ये तो कहाँ मिलना चाहते थे, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अगर हम बात करें बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह की, तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का जो स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी फेमस है। इन्होंने कहा था कि विलय पत्र पर साइन करते हुए कहा था कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा बल्कि
अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी कि इन्होंने ऐसा कहा था कि मैं विलय पत्र पर साइन नहीं कर रहा बल्कि अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। डेथ वारंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? मृत्यु पत्र कहते हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने विलय पत्र पर साइन नहीं कर रहा बल्कि किस पे साइन कर रहा हूँ? डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ऐसा कहने वाले कौन थे? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह थे। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। एकीकरण के 7वें चरण वर्तमान राजस्थान के दिन 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? देखो, एक तो इसी प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। एकीकरण के 7 चरण यानी कि 7वें चरण जिसका नाम था वर्तमान राजस्थान, इस दिन राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि राज प्रमुख का पद कौन से चरण में समाप्त किया गया, तो 7वें चरण में समाप्त किया गया। ठीक है। और राज प्रमुख का पद समाप्त करके कौन सा पद सर्जित किया गया? तो राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यपाल बनाया किसे गया? तो ध्यान रखिए, राज्यपाल बनाया गया था गुरुमुख निहाल सिंह को। तो ध्यान रखना, गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल हुए। प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। अगर हम और ऑप्शनों की नज़र डालें तो देखिए, ऑप्शन दे रखा है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ध्यान रखना ना कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इसी दिन 1 नवंबर 1956 को प्रधानमंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया था और प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद सर्जित किया गया था। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। अगर हम बात करें टीकाराम पालीवाल को, तो ध्यान रखना कि ये टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? टीकाराम पालीवाल। अगर हम बात करें जय नारायण व्यास की, तो ध्यान रखना जय नारायण व्यास ऐसे व्यक्ति थे जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। ध्यान रखना, मनोनीत प्लस निर्वाचित मुख्यमंत्री। काफ़ी शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। मैं सभी को एक साथ संकलित कर देता हूँ। देखिए, प्रथम राज्यपाल कौन है? तो प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। आपसे पूछा जाए प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। आपसे पूछा जाए कि ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे मनोनीत भी थे, तो उसका नाम आएगा जय नारायण व्यास। ध्यान रखिए, जय नारायण व्यास का जो संबंध है वो जोधपुर से था। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज यहीं ख़त्म होती है। 10 प्रश्न थे और लगभग मुझे लगता है कि हमने सभी प्रश्नों की चर्चा कर ली है। देखो, ये जो इसका जो सीरियल बनाया गया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं एक बार वो वापस चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने रियासती विभाग की स्थापना से स्टार्ट किया था और हमने एक सामान्य सा इंटरव्यू दिया था कि यहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है 18 मार्च से और 1 नवंबर को ये एकीकरण ख़त्म हो गया था, है ना। लगभग एकीकरण 30 मार्च को पूर्ण हुआ था, मतलब लगभग रियासतें पूर्ण हो चुकी थी इसी दिन। तो 30 मार्च के दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता था। अगर हम बात करें इसके बाद में, तो रियासतों और ठिकानों से जितने भी प्रश्न हमने बनने वाले थे सभी की बात कर ली। इसके अलावा एक साथ हमने सभी उद्घाटनकर्ता की बात कर ली, जितने भी उद्घाटनकर्ता थे सभी की एक साथ बात कर ली, है ना।
और क्रम से की है, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण, है ना। इसके बाद में हमने एक साथ सभी, यानी कि चतुर्थ चरण की बात कर ली, जिसमें चतुर्थ चरण के महाराज प्रमुख का पद सर्जित हुआ था, और चतुर्थ चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राज प्रमुख कौन थे। पांचवें प्रश्न में क्या किया है, सभी राजधानियों को एक साथ डिस्कस कर लिया। देखो, मत्स्य संघ की राजधानी बताइए, अलवर को बनाया गया था। इसके अलावा हमने फिर बात करी कि पूर्व राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था, तो कोटा को बनाया गया था। तीसरे चरण यानी कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था, उदयपुर को बनाया गया था। और बाद में चतुर्थ चरण की राजधानी जयपुर को, और बाद में लास्ट तक जयपुर रहेगी, है ना। तो राजधानियों का प्रश्न भी यहीं खत्म हो गया। अच्छा, उद्घाटनकर्ता भी देखो सारे एक साथ हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण के उद्घाटनकर्ता। तृतीय चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चतुर्थ चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और स्टार्टिंग के 2 वालों के NV गौडगिल थे। प्रधानमंत्री से आने वाला प्रश्न भी हमने एक ही प्रश्न में ख़त्म कर दिया। देखिए, प्रथम चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, द्वितीय के गोकुलाल असावा, तृतीय के माणिकलाल वर्मा, और चतुर्थ चरण के हीरालाल शास्त्री। तो सभी प्रधानमंत्रियों को हमने एक साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके अलावा देखिए, छठे और सातवें सोपान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है कि सिरोही का विलय कौन से चरण में किया गया। तो सिरोही का जो विलय है वो 2 चरणों में किया गया था, छठे चरण में और 7वें चरण में। और आबू दिलवाड़ा को कौन से चरण में, 7वें चरण में। अजमेर मेरवाड़ा को 7वें चरण में, और सुनील टप्पा को भी 7वें चरण में मिलाया गया था, है ना। अगर हम बात करें 9वें प्रश्न में, तो 9वें प्रश्न में जो स्टेटमेंट यहाँ से पूछे जाते हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। और 10वें प्रश्न में हमने जो अंतिम चरण था, इससे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हमने एक साथ कर ली है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू।